Why Indian education system is failing? क्या आज के schools better हैं as compared to schools of previous days 10, 20, 30 years back? पहले के स्कूल्स ज्यादा स्टडी ओरिएंटेड थे, ज्यादा स्टडीज पे फोकस करते थे, लेकिन आजकल के स्कूल्स एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय पढ़ाई के। क्या schools का infrastructure, overall appearance, facilities improve हुई हैं? जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते थे और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट जहाँ एक्चुअली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बाकी सब जगह इम्प्रूवमेंट है। तो कमी कहाँ है? तो कोई कमी है भी है, खाली एक ये रियलिटी है कि पुराना अच्छा है और नया खराब है। ये जो बार बार चर्चा होती है कि एजुकेशन का लेवल कमजोर होता जा रहा है, वो वास्तव में हो रहा है या ये सिर्फ एक सनक है? हमने देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डायरेक्टली खुद देखे हैं। दिक्कत तो बहुत अंदर तक है। आप ये देखें, आजकल बुलिंग, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। क्यों? एज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी ये कहती है कि जहाँ बच्चा गलत है उसको एक बार बताएं तो सही, टोके तो सही। तो जब हम शिक्षा को उपभोक्तावाद में कन्वर्ट करते हैं, इस किस्म के साइड इफेक्ट्स देखने में। ये सब सुन के तो मुझे थोड़ा अंदर से डर लग रहा है। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो या ये कहा जाए कि भाई कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये एक एनवायरनमेंट की या सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाती है। Why Indian education system is failing? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है when parents are doing everything right? आज की तारीख में पेरेंट्स बहुत सारा एफर्ट डालते हैं। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स अपनी अपनी जनरेशन में जितना एफर्ट डालते थे, उससे कई गुना एफर्ट आज के पेरेंट्स बच्चों की पेरेंटिंग में डाल रहे हैं। फिर भी हमेशा एक कंप्लेंट्स होती है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो मॉडर्न डे पेरेंट्स फेस करते हैं जो शायद पहले कभी नहीं थे। क्या है ये? क्या है इसका सॉल्यूशन? और कैसे हम इन डिस्कशंस के माध्यम से पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं इन आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स, जो कि एक्सपीरियंस तो सब लोग करते हैं, लेकिन कई बार उसको या तो वर्बलाइज नहीं कर पाते, क्रिस्टलाइज नहीं कर पाते, और या सब कुछ जानते समझते हुए भी उसका एक सॉल्यूशन उनको नजर नहीं आता। ये लक्ष्य रहेगा हमारी सीरीज का, जिसका नाम है एड टॉक्स, एजुकेशनल टॉक्स की आज शुरुआत कर रहे हैं हम एक बहुत ही प्यारे पैनल से, सीजन्ड और बहुत डेडिकेटेड एकेडमिशियंस की एक बहुत प्यारी टीम से। हमारे साथ है पंकज सर जो IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट थे, साथ है नितेश सर IIT खड़गपुर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, और है कोमल मैम हुज UK अगेन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तीनों डेडिकेटेड टीचर्स हैं, लगातार वर्षों से पढ़ा रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ पढ़ा रहे हैं, एंड दे ब्रिंग विद देमसेल्व्स अ वेरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्विंग अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर देयर गाइडेंस। तो इन सब के साथ बात करते हैं बच्चों के एस्पिरेशंस की, पेरेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज की, और हमारे देश की और देशवासियों की लर्निंग और एकेडमिक पैटर्न्स की, इनएफिशिएंसीज के कारण की और उसके रेक्टिफिकेशन की। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एडिशन ऑफ एड टॉक्स। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोमल मैम, आप बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? क्या आज के स्कूल्स बेटर हैं एज कंपेयर टू स्कूल्स ऑफ प्रीवियस डेज 10, 20, 30 इयर्स बैक? स्कूल्स के लेवल में क्या चेंज देखते हैं आप? जो सर मैं आजकल अभी ऑब्जर्व करती हूँ वो ये है कि पहले के स्कूल्स ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड थे, ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस करते थे, लेकिन आजकल के स्कूल्स एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय पढ़ाई के। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऑल्दो एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स की लाइफ में, लेकिन स्टडीज़ के ऊपर भी उतना ही फोकस होना चाहिए जो आजकल के स्कूल मुझे लगता है कि नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो क्या नितेश सर आप फैसिलिटीज को लेकर बोल सकते हैं कि स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल अपीयरेंस, फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं पहले के मुकाबले या थोड़ी सी नीचे गई हैं? सर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो अब काफ़ी पहले से, मतलब जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते थे और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट जहाँ एक्चुअली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बाकी सब जगह इम्प्रूवमेंट है। पर एज अ पेरेंट मैं तो इसका स्कूल की बिल्डिंग देखता हूँ, अगर बड़ा स्कूल है, बड़ी ग्राउंड्स हैं,
मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वहां पढ़ने जाए। हाँ सर, मतलब इम्प्रूवमेंट ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन जो एक्चुअली मतलब लाइक शरीर में आत्मा इम्पोर्टेंट है, तो एजुकेशन सिस्टम की आत्मा है हमारी लर्निंग, बच्चों को सिखाना, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज, तो हमने टीचर्स, तो हमने उस पे उतना फोकस कभी किया ही नहीं, या वो कभी इतनी इम्प्रूव हुई नहीं जो एक्चुअली होना चाहिए थी। और जो चीजें लाइक ठीक है इम्प्रूव होना चाहिए, बट उन पे ज्यादा फोकस है। और आज भी एक्चुअली जितने हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने स्कूल्स हैं, वो सब उनके पास आडंबर ज्यादा है और बेसिक जो होना चाहिए वो कम है। कैसे कह सकते हैं आप ये कि आडंबर है? ये इट sounds like an old man's ranting actually. Pardon me my rudeness, but जैसे मुझे ध्यान है कि जब मैं विद्यार्थी था तो कम टीचर्स इंग्लिश बोला करते थे। आजकल तो स्कूल में अगर ढंग का स्कूल है, अच्छा जाना माना स्कूल है, तो सारे टीचर्स बहुत पॉलिश्ड होते हैं, बहुत ढंग से अपने आप को कैरी करते हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, और एक अच्छा इंग्लिश एनवायरनमेंट मुझे दिखाई पड़ता है। तो एक फीलिंग तो आती है ना कि लश एकदम ग्राउंड्स हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग्स हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाले टीचर्स हैं, तो कमी कहाँ है? क्या लगता है आपको पंकज सर? तो कोई कमी है भी, है खाली एक ये आपको लगता है खाली एक मेंटालिटी है कि पुराना अच्छा है और नया खराब हो गया? नहीं सर, देखिए टीचर्स इंग्लिश बोलते हैं जैसे आपने कहा कि भाई अच्छी बात है, बट आप इसी का दूसरा पहलू देखिए, वो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब मैथमेटिक्स की बात करूं मैं, तो उन बच्चों के सामने जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो इंग्लिश में ही आती है ना। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को डिसाइफर करने में बच्चे उतने सक्षम क्यों नहीं है? टीचर का अंग्रेजी बोल पाना एक अलग चीज है, बच्चे का अंग्रेजी समझ पाना अच्छे से, तो वो गैप क्यों आ रहा है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे, वो भी ग्रैंड स्कूल्स के बच्चे, मेट्रोज में जो एकदम कोलोसल स्कूल्स बने हुए, कोलोसल बीइंग द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, उनके बच्चों को इतनी इंग्लिश नहीं आती कि वो ढंग से वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के समझ लें कि क्या लिखा हुआ है? सर क्या आप ये कहना चाहते हैं? जनरलाइज कर देना चीजों को इज नॉट अ गुड थिंग, बट इन जनरल मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी हैं, लेकिन जब उनको लंबी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उनके सामने, और हम ये चीज लगातार देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं बच्चों को, जेईई में भी अगर लंबा सवाल आ जाता है, हर बच्चा थोड़ी आईआईटी जेईई की तैयारी कर, लंबा सवाल अगर आ जाता है तो बच्चे को उस सवाल को पढ़ के उसमें से अर्थ निकालना और काम की चीज उसमें ढूंढ लेना कि यार हाँ पूछा ये है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं, शीश को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। और उसका विशेष कारण जिसको हम बोल रहे थे कि टीचर्स को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, अच्छी बात है, टीचर्स तो आपने ऐसे हायर कर लिए, बट बच्चों के तक पहुंचने के लिए एक लर्निंग में थोड़ा सा गैप टाइप में देखता हूं। और वो गैप, और ये दिक्कत पहले नहीं थी, ये दिक्कत पहले शायद कम थी रिलेटिवली, फोकस शायद टीचर्स का ज्यादा था। मे बी आज की तारीख में हो सकता है टीचर्स का फोकस शायद उतना नहीं है कि बच्चों को सिखाने के ऊपर विशेष फोकस शायद टीचर्स का आज की तारीख में नहीं है। वैसे आपकी मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स की चीज से मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ, नो डाउट। मुझे ध्यान है हमारे शहर का एक बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, बहुत बड़ा भव्य स्कूल है, और मेरा भतीजा उसमें पढ़ता है। तो ऐसी उससे बात हो रही थी, शायद 8th या 9th क्लास में था तब। तो मैंने कहा कैसे चल रही पढ़ाई? उसने कहा बहुत चल रही है। मैंने कहा कौन पसंद है तुम्हें सबसे ज़्यादा? तो उसने कहा मुझे मैथ्स वाले सर बहुत पसंद हैं। तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि बच्चे नॉर्मली मैथ्स टीचर को फेवरेट बताएं, जब सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स हों तो बहुत रेयर है ये। तो मैंने कहा अच्छा कैसा, बहुत अच्छा पढ़ाते? मैंने कहा हाँ, वो पेन नहीं मारते, अभी नई जनरेशन की लैंग्वेज है। मैंने कहा कि मतलब मेरे मन में आया कि ये क्या बात हो रही है, पेन नहीं मारते क्या मतलब है? टीचर अगर पढ़ा रहा है तो क्या वो पेन मार रहा है? पहली बात है ना। और अगर ऐसा है तो दैट इज टीचर्स जॉब, आई बिलीव, राइट, टू डिस्टर्ब योर स्टेटस को एंड टू ट्राई टू पुश यू हायर, राइट। तो मैंने कहा क्या पेन नहीं मारते? फिर मेरी जिज्ञासा जागी, तो बच्चे से तो उसको डरा तो नहीं सकते। तो मैंने पूछा अच्छा क्या करते हो? तो उसने कहा कि वो क्या बेसिक और काम की चीजें सारी बताते हैं और यूजलेस चीजें छुड़वा देते हैं। तो मैंने कहा यूजलेस क्या है? उसने कहा वर्ड प्रॉब्लम्स छुड़वा देते हैं। तो मैंने कहा कि पूरी मैथमेटिक्स की किताब से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स छुड़वा देते? क्या लगा हाँ वो तो यूजलेस ही है, फॉर्मूला लगाओ तो ही जानी है, तो फालतू में क्यों पेन मारना, बोर्ड में आएगी तब देखेंगे।
अभी तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं और हमारा फटाफट चुटकियों में काम हो जाता है। मुझे सच तो ये विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसे क्रॉस रेफरेंसेस से चेक किया और ये सही था। फिर अच्छा मजे की बात है, उस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे परिचित थे, पुराने कलीग थे। तो मैंने ऐसे ही कभी मिले, क्योंकि इस बात को 3-4 साल हो गए, तो मैंने ऐसी चाय पे चर्चा मैंने किया कि आपको पता है कि आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है। तो वो एक क्षण को असहज तो हुए, पर उन्होंने कहा कि सर देखो, बच्चों को हम ऑप्टिमम तरीके से सिखाते हैं जिनसे वो सबसे अच्छा सीख जाए। मैंने कहा ये मतलब क्या है इस ब्रह्म वाक्य का? तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बच्चे जितना ग्रहण कर सकते हैं हम उतना ही बताते हैं। एक्स्ट्रा चीजें बताने से उनका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है और हो सकता है वो स्कूल त्याग दें। तो खुशफहमी का माहौल बना रहे, इसलिए न हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास में कराते हैं और न बच्चे से एग्जाम में पूछते हैं। इससे बच्चों का सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा बना रहता है और एवरीबॉडी इज हैप्पी। शायद यही दिस इज अब शायद हम ये तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, इस पर काम होना चाहिए और सबको इसे लागू करना चाहिए, या आपको इसमें कहीं कमी नजर आती है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ता हूँ। सर इवन एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें आजकल जो मतलब बहुत सारे मतलब ऑनलाइन टीचर्स हैं जो बहुत फेमस हो रखे हैं, वो भी बेसिकली इसी ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं कि जितना बच्चों को समझ में आए बस वही बता दो, ताकि बच्चा भी खुश, हम भी खुश, और लगेगा कि कितने भगवान है, जो पढ़ाया सब समझ में आ गया। हाँ, जबकि पेपर जब सामने आएगा तो पता चलेगा एक गैप रह गया। ठीक है। और यही वो गैप की बात जो हम कर रहे हैं, यही वो कारण है कि भाई स्कूल्स काफी हद तक इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे। पेरेंट्स ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जितना एक जमाने में शायद देते थे उससे बहुत ज्यादा ही दे रहे हैं आज की तारीख में। बट फिर भी जो हम बोलते हैं ना, एजुकेशन का लेवल कमजोर क्यों होता जा रहा है? तो कुछ गैप्स हैं, हाँ कुछ गैप्स हैं जो कि काइंड ऑफ इस तरह के हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो भी इस जगह पे होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं टोकना चाहूंगा, ये जो बार बार चर्चा होती है कि एजुकेशन का लेवल कमजोर होता जा रहा है, वो वास्तव में हो रहा है या ये सिर्फ एक सनक है, खाली मतलब एक फैड है, एक क्लीशे है कि हाँ जी एजुकेशन तो खराब हो गई है ना? कोई उसका सबूत है क्या? कोई छोटा सा टेस्ट करके देख सकते हैं इसका? देखिए, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग यहाँ पे, एक चीज कि कुछ समय पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, एंड अब क्लास 8 से क्लास 9 में बच्चा जा रहा था। क्लास 8 में आई थिंक समवेयर अराउंड 80% स्कोर था उसका, एंड मेरे पास बच्चा कि 9th में सर एडमिशन एंड ऑल करना है अपने को। तो व्हाट आई जनरली डू इज कि भाई हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का कि भैया इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है बच्चा, जस्ट टू गेज किया उसका लेवल क्या है बच्चे का। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट टू डू। तो हमने टेस्ट लिया, अब अलग अलग टॉपिक, पहले बेसिक जो भी 8th लेवल के टॉपिक्स है टू बी प्रिसाइज, वो हमने कवर अप किए। आसान क्वेश्चंस, बहुत ऐसा टफ नहीं कि भी बहुत ही ज्यादा टफ, लेकिन बेसिक समझने के लिए। तो बच्चे का स्कोर काफी कमजोर है। मैं अभी नंबर्स पुट नहीं करूंगा, बट काफी कमजोर था, मुझे याद है। Why hide it? तो जीरो था। तो उसके बाद थोड़ा अचंभित हुआ मैं उस चीज से रिलेटेड। फिर मैंने टेस्ट आसान लेवल का लिया कि यार 6-7 लेवल के एक बार टेस्ट लेते हैं। उसमें भी स्कोर आप मानिए कि लगभग वैसा ही। ये बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है ना। अब मैंने कहा यार, फिर मैं बच्चे से पर्सनली जाके मिला, मैंने कहा ठीक है, लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस ओरली, कि एक बार ओरली। तो ओरली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, स्क्वायर्स क्यूब्स रिलेटेड। अब 1 2 3 के स्क्वायर्स तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बच्चे ने बता दिया, बट जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर पहुंचे तो दिक्कत आई। तो फिर मैं और थोड़ा नीचे आ गया एकदम, मैंने एक बार ही लेवल पूरा गिरा दिया। मैंने कहा बेटा जोड़ के बताओ नंबर्स को, ओरली ऑब्वियसली, नॉट लिख के, जोड़ के आप नंबर्स को बताइए। तो जोड़ने में सिंगल डिजिट डबल डिजिट तक तो बच्चे ने कर दिया। इवन सब्ट्रैक्शन भी एक बार को तो कर दिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जैसे ही मैंने पूछा कैरी ओवर का क्वेश्चन, तो कैरी ओवर का क्वेश्चन पूछते ही बच्चे ने गड़बड़ कर दी उसमें। एंड दिस इज, मैं क्लास 9th में बच्चा एडमिशन ले रहा है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन, बहुत सेकंड क्लास में सब्ट्रैक्शन आया जाता है। ओरली शायद 3rd तक आ जाना चाहिए, 4th तक आ जाना चाहिए, लेकिन आना चाहिए बच्चे। ठीक है, कि ओरली आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा, 2 डिजिट किस डायरेक्शन, 2 डिजिट नंबर्स। तो
अब ये तो एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली हमने देखी है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डायरेक्टली खुद देखे हैं और खुद बाकी टीचर से बात करके भी ऐसी चीजें पता चली है कि हाँ दिक्कत तो बहुत अंदर तक है। इसका एक मेजर कारण शायद अब बताएंगे कि भी अपने पहले भी हमने चर्चा करी है कि कोविड टाइम पे एक बहुत बड़ा गैप आया था, बट उसके अलावा भी इन जनरल भी ये गैप ज्यादा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। कोविड पर मरकर हम बच जाते हैं, पर मुझे तो चूंकि 27-28 साल हो गए पढ़ाते हुए, पहले भी ऐसे ही था। कोविड से शायद थोड़ा बदतर हो गया, पर पहले ऐसा नहीं है कि पहले आइंस्टाइन आते थे स्कूलों से और अब एकदम से फेलियर हो गए, कुछ नहीं, वो भी ऐसे ही थे। पेरेंट्स के लिए एक बहुत मजेदार टेस्ट है, आपने जो कहा उसी पे बिल्ड करके सजेस्ट करता हूं, मैंने कई बार करके देखा है, आप भी करके देखो। सिंपल 2 डिजिट नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 36 और 85 है, ऐड कर दो। आप बच्चे से पूछिए और इसी को किसी सब्जी वाले से या जो सड़क पर ठेला लगा रहा है उससे, हो सकता है अंग्रेजी में, उससे हिंदी में पूछना पड़ेगा आपको या अपनी लोकल भाषा में पूछना पड़ेगा। आप पूछिए और वक्त नोट करिए कौन पहले जवाब देता है और कौन सही जवाब देता है। ये एक बहुत डेंजरस टेस्ट है और बहुत खतरनाक आई ओपनर है। 2 सवाल, कोई 2 डिजिट नंबर ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने कहा था, जिसमें कैरी ओवर आए। कैरी ओवर मतलब कि जोड़कर 10 से ज्यादा आ जाए ताकि एक संख्या कैरी करनी पड़े। और एक 2 डिजिट का कोई सब्ट्रैक्शन कि 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, मान लीजिए। इतनी सी बहुत बेसिक सवाल है। बच्चा 12th में क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं ग्रेजुएट क्यों ना हो, पूछिए। और स्पेशली उनके लिए रेलेवेंट है जिनके बच्चे अभी 10th या 12th तक है। एक बार पूछिए, ऐसा नहीं है बच्चा नहीं बता पाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बता देगा। ऑल्दो मैं कह रहा हूं, पर मेरे मन में विश्वास पूरा नहीं है, कुछ बता देंगे कुछ नहीं बता पाएंगे। पर टाइम नोट करिएगा कि वो बच्चा जिसे बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिल रही है आपकी सामर्थ्य से, और वो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो सड़क पर ठेला लगा रहा है, आलू बेच रहा है या एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, डिफरेंस देखिएगा कि दोनों में जल्दी कौन ऐड करता है। हो सकता है आपको ये बहुत अपमानजनक लगे, तो ये एक रियलिटी चेक है। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जब हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम डाइल्यूट हो रहा है और एक्चुअली धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जैसे पंकज सर ने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको रियल लाइफ में कई बहुत डेंजरस इस तरह के उदाहरण दिख जाएंगे। सर, इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है कि मैंने देखा है आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो पहले के पेरेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम भी डिवोट करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी अपने बच्चों को देते हैं। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस फील करते हैं और उतना ज़्यादा खुश नहीं है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से, एकेडमिक परफॉर्मेंस से, बजाय पुराने पेरेंट्स के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? एक विशेष कारण तो मतलब लेट मी ऐड दिस कि भाई अब कितने हद तक सही है नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट फिर भी बच्चे को जो प्यार से पुचकारने का जो कारण है, जो तरीका है कि यार चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो अच्छी बात है, रिक्वायर्ड है कि बच्चों को ज्यादा अपने को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, इज रेलिवेंट, ओके ठीक है। तो एज टीचर्स हम नहीं करते कि भाई हम बच्चे को मारना पीटने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हम उस चीज को सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन एज पेरेंट्स मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैंड चाहिए होता है। और अगर आप वो स्ट्रिक्टनेस अगर बच्चों से दूर कर दो तो बच्चे ज्यादा फ्रीडम मिलने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज भी शायद कुछ हद तक भूलते जाते हैं। तो सर, और आज रिपब्लिक डे है और मैं उसी चीज की बात करूंगा फिर से कि भाई ड्यूटीज बच्चों को समझ में आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही थोड़ा प्यार से समझ में आ जाए या थोड़ा स्ट्रिक्टली समझानी पड़े, लेकिन हमें एक बार समझानी तो चाहिए कि भैया पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से बेसिक डिसिप्लिन,
मतलब ढंग से बात करना। पर सर जब बच्चा सुन ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा है बात को, तो कैसे उसे समझाएंगे? क्योंकि पहले के बच्चे तो क्या होते थे कि डरते थे, जब पेरेंट्स उनको डांटते थे तो वो पेरेंट्स से डरते भी थे। आजकल के बच्चे डरते ही नहीं है, और फिर पेरेंट्स के मन में ये वाली बात भी है कि मारेंगे तो ढीठ हो जाएंगे, तो उन्हें मार भी नहीं सकते नहीं, हैं। इट्स अ पेरेंटिंग टैबू, ये माना जाता है। अब ये मान्यता है, और काफी हद तक मैं भी इसे मतलब आई कनकर विद द आइडिया कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं करना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग और प्यार के साथ करना चाहिए हैंडल। और अब तो ये भी है कि बच्चों को दोस्त बना लेना चाहिए। तो ये दोस्ती वाला कंसेप्ट ये सुनने में तो बहुत डेमोक्रेटिक, बहुत स्वीट लगता है, पर ये एक्चुअली स्वीटनेस इतनी है ना कि इससे डायबिटीज हो जाती है। तो मैं आपको मानव मन का एक सत्य बताता हूं, हर चीज का एक अभ्यास होता है। फेलियर्स को बर्दाश्त करने का भी अभ्यास है, अपने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का भी एक अभ्यास है। आप ये देखें, आजकल बुलिंग, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि किड्स आर नॉट एबल टू टॉलरेट ईच अदर, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? पेरेंट्स तो उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, पर वो अब एक बच्चे के पेरेंट्स उसको बर्दाश्त करते हैं, दूसरे बच्चे के पेरेंट्स उसको बर्दाश्त करते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमेशा मी, माई सेल्फ, माई कन्वीनियंस, माई प्रायोरिटी, माई वर्ल्ड, माई लाइफ, माई रूल्स, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये एक्चुअली बच्चे को सुख देने के लिए डिजाइन करे गए थे, और ये वास्तव में बच्चों को बहुत दुख दे रहे हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू कॉल अ स्पेड। अगर बच्चा गलती कर रहा है और अगर पेरेंट्स उसे सही समय पर टोक नहीं रहे हैं, और अगर टोकने से वो न सुने, तो पेरेंट्स अपने पेरेंटल राइट्स का उपयोग अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत डिससर्विस है उस बच्चे के लिए जो उनकी केयर में बड़ा हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा लव थ्योरीज है ना, ये मुझे नहीं लगता कि मतलब, क्योंकि हमारे पास तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जब बहुत रीजनेबल बात पर अगर पेरेंट ने कभी टोक भी दिया बच्चे को, ऐसे पेरेंट ने जिसने पूरे 10, 15, 16 साल बच्चे को बहुत प्यार से पुचकार के पाला है, वो बच्चा एकदम पागल हो जाता है कि आपने कैसे बोल दिया मेरे को, तो आप ठीक नहीं बोल रहे। उसको ये न सुनने की आदत ही नहीं है, उसको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत ही नहीं है। तो वो रियल वर्ल्ड में भी बहुत मुश्किल से फिट होता है। इवन वो हो सकता है पेरेंट्स के कोई बात नहीं, हम बच्चे को अपने अपने शेल्टर में, अपने एक कवर में सिक्योर कर लेंगे इस जालिम दुनिया से। वो बच्चा उनके कवर में भी रहना चाहता। वो बच्चा सबसे पहले तो उन्हीं पेरेंट्स से चिढ़ना शुरू करता है जो उसको इतना एक्स्ट्रा लव और केयर से उन्होंने उसको एकदम स्मीयर कर दिया है। तो हाँ, ये ओवर लव या एक्सेसिव लव, तो इन अ सेंस अ पेरेंट शुड बी एबल टू कॉल अ स्पेड। गलती जहां है वहां फर्मली एग्रेसिव नहीं होना, डांटना नहीं, लेकिन अपनी बात को मेंटेन करना है कि जो गलत है वो है और यहां पर एक इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए। और ये सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, मतलब कई बार मैंने टीचर्स को भी देखा है कि टीचर्स भी बच्चों के कई बार गलत हरकतों को सोचते हैं चलो इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते, बट एज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी ये कहती है कि हम जहां बच्चा गलत है उसको एक बार बताएं तो सही, टोके तो सही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, मतलब उसको मारना पीटने की बात मैं नहीं कर रहा, मारना तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बताया नहीं जाए कि यार गलत कर रहे हो आप, या ये नहीं करना चाहिए आपको, तो फिर वो किसी फायदे की चीज नहीं है, मतलब बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है टू बी प्रिसाइज वो चीज। एक कहानी याद आती है मुझे, बहुत दिलचस्प कहानी है, पुरानी कहीं शायद जातक कथाओं में या पंचतंत्र में कभी पढ़ी थी कि एक बार एक बालक होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी चोरी करने की आदत पड़ जाती है, चोरी करता है, फिर चोरी करते हुए एक बार जो घर वाले उसे पकड़ लेते हैं तो उनकी हत्या कर देता है, डाकू बन जाता है और धीरे धीरे बहुत नोटोरियस डाकू बन जाता है। एक दिन राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं उसे, नहीं बच पाता, पकड़ने पर उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है,
सब लोग पत्थर फेंकते हैं और ये होता है इसको फांसी दी जाएगी। पूछा जाता है कोई अंतिम इच्छा, तो कहता है मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। बड़ा स्वाभाविक है, लोगों ने कहा माँ से लोग मिलना चाहते हैं, माँ को बुलाया गया। और जब माँ आई तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू देखे कि जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके आया था उस दिन अगर तूने मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये मेरे को पत्थर नहीं पड़ रहे होते, है ना। और अगर तूने उस दिन मुझे ढंग से, मतलब अगर मान लो कुछ भी मैं करता, नहीं सुनता, घर से निकाल दिया होता, कुछ भी किया होता, तो मुझे आज ये दुनिया छोड़कर नहीं जानी पड़ती। आप देखिए, पेरेंट का काम बच्चे की चाटुकारिता करना नहीं है। पेरेंट बच्चे का गुलाम नहीं है, नहीं भक्त है कि वो आरती का थाल लेकर आरती उतारेगा ना। उसका काम बच्चे को ढंग से बड़ा करना है। जहां बच्चा सही है उसको एनकरेज करना है, और जहां बच्चा गलत है वहां उसको नज करना है उस तरफ कि वो गलत से मुड़े। और अगर बच्चा न सुने तो पेरेंट अपने पेरेंटल राइट्स का उपयोग करते हुए कठोरता पूर्वक उसे रोक दे। ये यूरोपियन फैड है कि हमें कभी भी बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, उसे हमेशा पुचकारना है, उसे दंडवत करना है। तो यूरोपियंस की हालत क्या है देखो। अमेरिकन यूरोपियन बच्चे क्या पढ़ते हैं? ये बच्चे जो माँ बाप को पीटते हैं बड़े होके, उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उन्हें बेतरह पुचकार रहे थे। एक तरफ हमारे माँ बाप हैं जो हमें जब चाहे पीट देते थे, और आज भी हम उनके चरणों में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनका महत्व पता है। कई बार महत्व जताना पड़ता है, कई बार एक ऑर्डर ऑफ कमांड्स स्टैब्लिश करना पड़ता है, और उसमें कुछ भी अनैतिक या पाप नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हम उनकी आरती उतारे और वो मासूम हैं और वो जिस रूप में हैं वो परफेक्ट हैं, वो तो दुनिया उन्हें करप्ट कर रही है, ये सब काव्यात्मक बातें हैं, पोइट्री में बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियल लाइफ में ये मतलब मेरे को तो बहुत सही नहीं लगती। अगर बच्चा ऐसा देवता और बिल्कुल ईश्वर का ही रूप था, तो शास्त्र तो ये भी कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म इसलिए लेता है कि उसे कुछ सीखना है। हर जन्म में कुछ ना कुछ वो सीखता है। तो अगर वो परफेक्ट था और वो साक्षात भगवान कृष्ण या ईसा मसीह का ही रूप था, तो उसको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। और या तो हर बच्चा ही भगवान है, तो फिर तो हर बच्चा क्यों नहीं राम और कृष्ण बन जाता? कुछ नहीं है ये सब। राम और कृष्ण ही थे। हर बच्चा अपना जीवन इसलिए मनुष्य आत्मा शरीर धारण करती है। अब थोड़ा फिलोसफिकल लगेगा ये, लेकिन क्योंकि हर जीवन की कुछ लर्निंग है, हर बच्चे में कुछ अच्छाई है, उसके साथ साथ कुछ चीजें उसे सीखनी है। तो कौन सिखाएगा? पहली गुरु तो माँ ही है, फिर पिता है, फिर उसके बाद टीचर्स है, वही सिखाएंगे, उनका काम है ये। और अगर वो ये नहीं करते, दे आर फेलिंग इन देयर जॉब। टोका टाकी न करने और बिल्कुल मस्ताना चलने देने के कारण ये प्रॉब्लम आती है जो आप कह रहे हैं। जैसे इसमें एक वो भी है कि मतलब रामचरितमानस में तुलसी बाबा तो लिख के गए हैं ना कि भय बिन प्रीति न होई गोसाई। जब तक एक डर उसके मन में नहीं रहेगा कि हम मतलब लोग सोचेंगे कि हम कितने दुष्ट और मतलब पुरानी सोच के टीचर्स हैं जो कि ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। पर वैसे पुरानी नहीं कहेंगे हम इस चीज को, शाश्वत है। पुरानी तो कैसे कहें? आपने जो कही है ना, भय बिन होई न प्रीति, इसमें इसी में सुंदरकांड में एक पंक्ति और आती है कि पिता, वैद्य और गुरु यदि भय अथवा लोभ के कारण सच नहीं बोलते तो विनाश उपस्थित है। तो तुलसी बाबा ये भी कह गए हैं कि, और ये हमारी एक सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई करे गए हैं जिनका काम ही है कठोर बातें, भले ही वो अप्रिय हो पर उनको सामने रखना, जिसमें पिता है, वैद्य है और गुरु है। इनको ये बोलना ही चाहिए। अगर ये नहीं बोलते तो दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। देयर वी आर। सर इवन जैसे अभी जितने जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो अभी मतलब वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो है ना कि हम पिटे थे और हम ठीक हैं, और ये नहीं पिट रहा इसलिए खराब है। तो वो मतलब ऐसे भी नमूने जो मानते हैं कि हमारे पिताजी बहुत दुष्ट थे, हमें पीटा करते थे, हम अपने बच्चों को ना पीटेंगे। मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं, मैं दूसरों को क्या कहूँ। ये सब वो चीज अभाव। एक दूसरी चीज भी है कि जैसे कई बार हम एज पेरेंट्स भी इस जगह पे गड़बड़ कर जाते हैं, टू बी प्रिसाइज, कि
एक अभाव की जब बात है एक समय में, आज की तारीख में इंडिया में भी बहुत सारी चीजें मार्केट में इतनी सारी उपलब्ध हैं कि बच्चा कहता है ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, पेरेंट्स भी सक्षम होते हैं दिला दे दिला दे दिला दे दिला दे दिला दे। हम जब तक अपना हाथ ही नहीं रोकते तब तक उसके दिमाग में, अच्छा आपने 10 बार दिला दिया, 11वीं बार हाथ रोका तो वो तांडव करने लग जाता है। हाँ सच है। उसका तांडव चालू हो जाता है। अरे मतलब हम 10 मांगते थे, 1 मिलती थी। तो मतलब आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमने भी रियलाइज कर लिया कि जो काम की चीज है वो मांगो, और वो दिमाग वहां पे काम करता है। तो मेनी टाइम्स व्हाट आई टेंड टू डू इज कि मैंने कहा यार आपके पास इतने सारे ऑप्शन, आपको 3 चूज करने। अभाव का अभाव भी एक समस्या है। मतलब जो ऑपुलेंस है that also can turn into a problem, and it has been turning into a problem. Yes, if you have too many options, it creates a problem. Yes. तो मतलब वही चीज है, वो फिर आगे चल के उसी चीज में रेजोनेट करिए, ये भी चाहिए, एक ये और भी चाहिए। चीज है, एक और पॉइंट आता है, आजकल लाइफस्टाइल पेरेंट्स की दृष्टि से देखो तो इट इज फार मोर स्ट्रेसफुल। ये वो दुनिया नहीं है जिसमें पुराने पेरेंट्स जीते थे कि आप 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे आ गए और काम हो गया। अधिकांश के साथ अब ये लग्जरी नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, दे हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर मोर आंसरेबल। आरटीआई वगैरह है या कुछ भी, बेटर मॉनिटरिंग गवर्नेंस है। नहीं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदला है ना। और दूसरी बात है, जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें तो अब एक नया चलन आ गया है कि भाई 40-45 प्लस जैसे ही आप होते हैं तो मान लिया जाता है कि आप पुराने हो गए, आपके स्किल सेट अब वो एंशिएंट रह गए हैं, अब आपको अपस्किल करना पड़ेगा। अगर आप अपस्किल नहीं करोगे तो फिर देन यू बिकम अ लायबिलिटी। तो आपको मतलब पेरेंट की दृष्टि से सोचिए, एक वर्किंग फादर या वर्किंग मदर है तो एक तो वो काम कर रहे हैं, फिर उन्हें यूजुअली पहले 40s में आकर जॉब स्टेबिलिटी की चिंता नहीं होती थी। अब एक चिंता है कि जॉब स्टेबल होगा या नहीं। दूसरा ये है कि आपको अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखना भी है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एनर्जी डिवोट करनी पड़ेगी। और ये सच है कि अगर आप पढ़ाई 20 साल 25 साल पहले छोड़ चुके हैं तो नई चीजें एकदम से उठाकर सीखने में माइंड रेजिस्ट करता है, एक एफर्ट होता है। फिर जो ओवरऑल ये जो एनवायरनमेंट है, फिर ट्रैवल टाइम्स बढ़ गए हैं, शहर बड़े हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो ज्यादा थका देने वाला अनुभव है। तो धीरे धीरे जीवन और कॉम्प्लेक्स और एंगेजिंग हो गया है, जो उनसे एक इससे एक एंशियसनेस भी तो क्रिएट होती है। तो मान लीजिए अगर ये पेरेंट 1 घंटा बच्चे के साथ खाली है और बिताता है, वो मेंटली वहां उतना है ही नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि वो होना नहीं चाहता, वो होना चाहता है पर वो एग्जॉस्ट हो चुका है। उतने सारे फैक्टर्स उसके माइंड में वे कर रहे हैं जो पहले पेरेंट्स के साथ चैलेंज नहीं था। तो ये भी पेरेंटिंग का एक स्ट्रेस जो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं उस आउटकम को उतना अच्छा नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि जीवन बदल गया है। और फिर पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि Every parent tries, yes, of course. मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज, बेस्ट से बेस्ट टाइम, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उसके एजुकेशन के ऊपर खुद की यार लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू पढ़ा देते हैं। कई बार नहीं भी कर पाते तो उसके लिए फिर अलग अलग सुविधाएं देखने की कोशिश करते थे, ट्राई टू गैदर द बेस्ट एंड स्टिल वो क्या होता है कि वो दे फॉल शॉर्ट। क्यों? क्योंकि बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। और नहीं, एक बहुत विशेष चीज है कि कुछ कहां से पेरेंट्स बेस्ट चूज करने चाहते हैं, लेकिन वो एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बच्चे को शायद नहीं दे पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर बच्चा ट्यूशन जाता है, फिर कुछ और भी कर लेता है, फिर कुछ और भी कर लेता है, स्विमिंग क्लासेस में गया या जो भी उसकी एक होस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं। यस, तो ये मॉडर्न डे पेरेंटिंग के एक्चुअल चैलेंजेस हैं। और ये भी सच है कि अगर बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज में मल्टीपल डायरेक्शंस में एंगेज्ड है तो ये सारे जहां इंडिविजुअली बहुत शानदार भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कलेक्टिव कुल मिलाकर बच्चे को भी तो बहुत हैरेस कर देता है या बहुत फ्रटर कर देता है।
इंडिविजुअली व्हाट इज बेस्ट मे नॉट बी बेस्ट एज अ कॉम्बिनेशन। और वो जैसे एक पर्सनल बहुत पुराना एग्जाम्पल है, हो गए इस बात को करीब 15-20 साल। कोटा में और तब कोटा राइजिंग उसमें अपने शिखर पर था लगभग। तो कोटा में एक इनकम टैक्स कमिश्नर आए, अच्छे आदमी थे बहुत और बहुत एक्टिव थे, और उनका एक बच्चा था जो कि जेई की तैयारी कर रहा था और बच्चा पढ़ने में अच्छा था। अब चूंकि सरकारी डिपार्टमेंट और वो भी टैक्सेशन का, तो निश्चित रूप से आप भले ही सारा टैक्स वक्त पर चुकाते हो, पर बार बार सर्वे और छापों से तो हर व्यक्ति बचना ही चाहता है। तो उन्होंने रिसर्च करी सारे इंस्टीट्यूट्स में, लगभग कोटा के हर पॉपुलर टीचर से, फेमस टीचर से वो मिले, इंस्टीट्यूट में वो गए, बात करी, बहुत मधुर स्वभाव था उनका। तो धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च करके पूरा एक टेबल तैयार किया कि कौन सा टीचर कौन सा चैप्टर अच्छा पढ़ाता है। ओके, कोचिंग की बात नहीं, पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं, चैप्टर वाइज उन्होंने, ईश्वर जाने कैसे, अब इनकम टैक्स वाले ज्ञानी तो होते ही हैं, तो जो छुपा हुआ पैसा ढूंढ लेते हैं वो, इसमें तो कौन सी मुश्किल है ये पहचानना कि भाई एक सर्वे कर लो कि ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी कौन अच्छी पढ़ा रहा है और ये कौन अच्छी पढ़ा रहा है। एक भी टीचर कोटा में ऐसा नहीं बचा जिससे उन्होंने ये रिक्वेस्ट ना करी हो कि आप मेरे बच्चे को 1-on-1 बिठाकर ये पढ़ा दें, इंक्लूडिंग दी ग्रेट वंस, आई विल नॉट नेम एनीवन। और क्योंकि अज्ञात का भय लोगों को बहुत होता है, वैसे तो ठीक टैक्स जा रहा है, क्या डर है, आ जाओ, लेकिन जो व्यक्ति या जो इंस्टीट्यूशन सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ा रहे और जो एक सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि एक चैप्टर ही तो पढ़ाना है, कौन सा पूरा बोल रहे हैं, 5-7 दिन की मशक्कत है और हो जाएगा काम। तो उस बच्चे ने घूम घूम कर, और शायद इतिहास का अकेला ऐसा बच्चा है वो पूरे कोटा के 25-30 साल के इतिहास का, जिसने कोटा के लगभग हर टीचर से उसकी बेस्ट आउटपुट वाला चैप्टर पढ़ा है। तो ये चक्र घूमते घूमते हमारे पास से भी निकला था, और मैं बहुत सहमत तो नहीं था कि ऐसे काम करने चाहिए, पर सबने यही कहा कि क्यों फपूंद पालते हो, 5-7 दिन का काम में निपटाओ। ठीक है, वो बच्चा वास्तव में ब्रिलियंट था, अच्छा था, पर ये जो ड्रामा चल रहा था ना, पता नहीं क्यों मैंने किसी से कहा नहीं, पर मेरे मन में भाव आया कि मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि ये बच्चा सिलेक्ट होगा। अच्छा बच्चा है, लेकिन अच्छा बच्चा है, और एफर्ट्स पूरे डल रहे हैं, पेरेंट्स की भी पूरे एफर्ट्स डल रहे हैं। और वो उन्होंने 2 साल मतलब अपना डिपार्टमेंट का तो काम अच्छा किया ही, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर एज अ पेरेंट भी वो बेचारे बहुत कंसर्न थे। आप सोचो 30-40 टीचरों से जाके मिलना, हर एक से बात करना, 1-1 1.5 घंटा हर एक टीचर से बात करके उसको ओरिएंट और मेंटल फ्रेमवर्क में तो लाए ना कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे। तो कितना भीषण किस्म का एफर्ट है ये, है ना। और ये सब करके भी अंततः तो मतलब एज अ पेरेंट मैं तो कहूंगा कि उन्होंने मतलब कहीं कोई भी ऐसा नहीं उन्होंने किसी को धमकी दी। इनकम टैक्स कमिश्नर का आपके द्वार पर प्रकट हो जाना ही एक इवेंट है ना। तो व्यक्ति समझ जाता है कि अभी ये प्यार से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, और नमस्ते कर रहे हैं, तो सुन लो, नहीं भी प्यार से कह सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली everybody indulged him and the child was such a wonderful child. मतलब I felt sad because बच्चे की न तो मुझे कोई गलती थी और मैं तो पिता की भी गलती नहीं मानता। मतलब ठीक है, वो उनको ऐसा लगा कि इस तरह से उनके बच्चे को बहुत फायदा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम कर लेते हैं इसको। वो बच्चा IIT तो दूर NIT में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अल्टीमेटली हर जगह घूम घूम कर और वो इतने मल्टीपल डायरेक्शन में वो सारे वेक्टर्स आ गए कि उनका रैंडम वेक्टर्स थे, तो नेट वेक्टर सम 0 हो गया, या नेट वो मतलब उसका माइंड किसी एक दिशा में जम ही नहीं पाया, एक अप्रोच उसकी बन नहीं पाई।
अल्टीमेटली बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाया। अगर वो सबसे वीक टीचर से भी नियम से पढ़ लेता तो वो इतना अच्छा बच्चा था कि वो निश्चित सेलेक्ट हो जाता। हाँ। लेकिन ये जो तलाश और जिसको मैं कहता हूं एक कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, कई बार कोचिंग्स पर आरोप लगाया जाता है कि बड़ी कमर्शियल है। ये है रियल कमर्शियलिज्म कि आप जेब में पैसे लेकर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बेस्ट चीज खरीद लूंगा। ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। आप क्लास में अटेंडेंस में क्लास में बैठने के लिए एक सीट सो कॉल्ड खरीद सकते हैं फीस देकर, पर बच्चा कितना सीखेगा ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और जितना आपको पैसे का अहंकार होगा उतना ही बच्चे की लर्निंग का सत्यानाश होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को भी बोलोगे हाँ बहुत पैसे मेरे पास, मैं ये टीचर लगा लूंगा, वो कर लूंगा। टीचर लगा लूंगा इज वेरी फनी टर्म, है ना। आप कोई टोपी नहीं जो खरीद के लगा लेंगे और आप अलग से एक स्टाइल मार सकते नहीं है। आप वो नॉलेज ट्रांसफर तो तभी होगी ना जब बच्चा श्रद्धा से उस भावना को ग्रहण करेगा। वो श्रद्धा गई। आजकल आज के इकोसिस्टम में लर्निंग वीक क्यों है? इसलिए भी है क्योंकि टीचर के प्रति श्रद्धा बहुत कम हो गई है। ये एडटेक्स के आने के बाद तो एक नया शब्द आया है, सर्विस प्रोवाइडर। टीचर्स अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर कहने लगे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टीचरों को सर्विस प्रोवाइडर और स्वयं को भी महा सर्विस प्रोवाइडर कहने लगे हैं या सर्विस एग्रीगेटर बोलने लगे हैं, है ना। और तो जब आप सर्विस कर रहे हैं तो आप झुक के सलाम ही करेंगे। अगर वो विद्यार्थी नहीं आपका कस्टमर है तो फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप कह दें कि तुम कहीं गलत हो। तो ये भी चैलेंज है जो अच्छा। और इसका दबाव कहां से आता है? फंडामेंटली इसका दबाव पेरेंट्स से आता है। फंडामेंटली इसका दबाव पेरेंट्स से आता है। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो पेरेंट्स अगर स्कूल्स में या जिस भी टीचर के पास जाते हैं तो बहुत फ्री हैंड उसको देते हैं कि अब इसको तुम्हें ठीक करना है, इस बच्चे को जैसे चाहे करो। पर नॉर्थ इंडिया में ये धन का और पद का और सत्ता का अहंकार अधिक है और इन सब से आप सुविधा तो खरीद सकते हो पर सरस्वती चली जाती है ना। तो वो तो बहुत मानी है इस मामले में, वो थोड़ी एग्री करेंगे इन टर्म्स पर, एंड शी डजंट केयर। तो ये भी उस जब आपने कहा ना कि आपका प्रश्न था कि इतना एफर्ट डाला जा रहा है तो फिर क्यों बच्चे नीचे जा रहे हैं? ज्ञान की साधना एक तपस्या है। ये अगर पेरेंट नहीं मानेगा, अगर ये बच्चे में अच्छे से इंस्टिल नहीं किया जाएगा, बच्चे को अच्छे से सिखाया नहीं जाएगा, तो वो हमेशा टीचिंग को एक शॉपिंग लिस्ट की तरह ट्रीट करेगा। और हो सकता है ऐसे टीचर्स आपको सुविधा से मिल जाए जो इसके लिए प्रस्तुत भी हो जाए। आजकल तो लगभग सारे ही प्रस्तुत है, लगभग, है ना। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो विद्यार्थी का ही हुआ, क्योंकि जो वो सीख सकता था वो सीखता ही नहीं है। एक आई एम सॉरी बट एक बहुत फनी एग्जांपल और याद आ रहा है, मैं एनेक्डोट सुना देता हूँ, है ना। मैं बहुत दिन से बोले जा रहा हूँ के लिए, लेकिन क्योंकि एक मजेदार किस्सा है तो सुन लो। एक कोचिंग सेगमेंट्स का किस्सा है। पहले कोटा में एक चलन था, आज भी है, अब तो सब जगह फैल गया है कि लोग टॉप बैच बनाते हैं और उसमें सिलेक्टेड बच्चों को बहुत फैनफेयर के साथ सिलेक्ट किया जाता है और उनको बहुत प्रिविलेजेस दी जाती हैं ताकि वो आपकी कोचिंग छोड़ के न भाग जाएं और एक संभावना रहती है कि वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो इसमें गाड़ी, बंगला, नौकर, ये सब देने का रिवाज कुछ लोगों द्वारा चला दिया गया है। अब हो सकता है कि पेरेंट्स को और विद्यार्थियों को लगे तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? बच्चे में प्रतिभा है तो उसको मिल रहा है। अगर यहीं तक है तो कोई बात नहीं है। पर अब देखिए इसमें होता क्या है कि वो इंस्टीट्यूट के टॉप 2, 5, 7 टीचर्स की एक टीम, जिनमें हर टीचर का पैकेज शायद करोड़ों में है, उनको लगाया जाता है स्टॉप बैच के हीरे तराशने के लिए। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तराशने के लिए लगाना भी चाहिए, तो हक है उस बच्चे का, वो तो बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दे देगा तो पैसे वसूल हो जाएंगे।
लोग इसी टर्म्स में बात करते हैं आजकल। पर अब इसमें देखिए होता क्या है, 6 टीचर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ की सैलरी के 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा लाइबिलिटी फ्री है, न उसने कोई फीस देनी है, न उसका कोई खर्च होना है, जो बच्चे की दृष्टि से एक बहुत मतलब एक कंफर्ट का विषय है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि अब वो टीचर्स को रैंक चाहिए, हाँ, पर उन्हें अपनी सैलरी भी चाहिए। और चूंकि 85 बच्चे, नॉर्मली कोचिंग का टीचर लगभग 1,500 बच्चों को पढ़ा लेता है, 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस 50 में अगर एक भी बच्चे ने कह दिया कि ये टीचर अच्छा नहीं है, तो तुरंत उसके ऊपर उंगलियां उठ जाती है कि तू क्या कर रहा है भैया, इतने पैसे दे रहे हैं तेरे को, तो कम से कम 50 बच्चों को तो सही से सेट करके रख। ठीक है, तो धीरे धीरे टीचर्स भी इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि वो एकदम प्लीज ऑल मोड में आ जाते हैं कि भैया तू खुश रहे। मैंने उनको टेस्ट पेपर से क्वेश्चन चुरा कर उस टॉप बैच में पहले कराते हुए भी देखा है। ओके। कि क्वेश्चन पहले करा दो ताकि इनके नंबर अच्छे आ जाए, रिजल्ट तो आएगा 2 साल बाद, साल भर बाद, तनख्वाह तो तब तक मिल जाएगी, तब की तब देखेंगे, है ना। और फिर क्या हुआ, जब तो यानी कि सारे टेस्ट अब वही टीचर बना रहे हैं या लीक कर रहे हैं जो टॉप बैच को पढ़ा रहे थे। तो टॉप बैच के बढ़िया रिजल्ट 90-95% बच्चे बढ़िया कंफर्ट जोन में। एक बच्चे को जो कि पोटेंशियली अच्छा बच्चा था, जेई देने गया और मैंने उसका एक कमेंट किसी टीचर के थ्रू सुना, उसने कहा जेई वाले को तो पेपर ही बनाना नहीं आता, क्या अनशन पूछा है। मतलब आपने उस छोटे से टीनेज बच्चे का अहंकार इस हद तक बढ़ा दिया कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है अब वो उन्हीं के पेपर सेटर्स पर कमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उन टीचरों के पेपर्स पर कमेंट करता था जो उसका पेपर बनाते थे, और यदि वो पेपर उस बच्चे के हिसाब से नहीं बना जो कि रैंक 1 था, जिससे उसकी रैंक 1 ऊपर नीचे हो सकती थी, तो उसकी डायरेक्ट फोन किसको करता था? कोचिंग के ओनर को। नौकरी खतरे में किसकी पड़ती थी? टीचर्स की। तो उन्होंने बढ़िया रास्ता ढूंढ लिया, उन्होंने कहा बढ़िया, इस बच्चे को खुशी तो रखना है। एक मासूम 15-16 साल के बच्चे को खुश रखने में क्या है, आप अच्छी अच्छी बातें करो, उससे थोड़ा मोटिवेट कर दो, क्वेश्चंस ऐसा दिखाओ कि आप बड़े अच्छे करा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नच कर दो, लीक कर दो, हो जाएगा काम। दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो जब हम शिक्षा को उपभोक्तावाद में कन्वर्ट करते हैं, इस किस्म के साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं। ये पेरेंट्स को आज की तारीख में दिक्कत दे रही है। और ये तो मैंने कोचिंग एग्जाम्पल बताया, कुछ लोग कहेंगे कोचिंग वाले तो हैं ही दुष्ट और कमर्शियल, इससे कहीं भयानक लेवल पर स्कूल्स में होता है। कुछ स्कूल्स जो हैं वो कई, मान लो अगर स्कूल की फीस 3 लाख रुपए महीने ऐसा साल की है, मान लो स्कूल की फीस 3 लाख रुपए की है या 1,50,000 की, जो भी है, स्कूल के लिए हर एडमिशन कीमती है। अब अगर टीचर ने बच्चों को डांट दिया, मान लो उसने 2 बच्चों को सिगरेट पीते पकड़ा और हड़का दिया, बच्चों ने कहा कि ठीक है तुम तो इस तीसरे तो जा रहे स्कूल छोड़कर, तो स्कूल का प्रशासन अक्सर, पहले ये नहीं होता था पर अब अक्सर ये होता है कि स्कूल प्रशासन कहता है भैया तेरे हम सैलरी कहां से देंगे, तू निकल यहाँ से, तू तो बच्चे बता रहा है हमारे। तो अगली बार वो टीचर जब अगले किसी स्कूल में जाएगा तो क्या करेगा, वो देखेगा 2 बच्चे वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं 8वीं क्लास के, जिनको नहीं पीनी चाहिए, तो आके फिरा लेगा, पीना तो मेरे पे जाता है, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। तो ये जो कमर्शियलिज्म है, और ये कमर्शियलाइजेशन टीचर्स के मन में है, इंस्टीट्यूट्स के मन में है, यस, वो उससे भी ज्यादा कई बार विद्यार्थी या पेरेंट्स के मन में आ जाता है। और इसमें मैं खुद को भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये सोच बिल्कुल जीरो है जब मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, लेकिन मैं कॉन्शियस होकर अपने आप को रोकने की कोशिश तो करता हूँ कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है। ये भी वो फैक्टर है जो आपके प्रश्न का उत्तर है कि इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सर ये सब सुन के तो मुझे थोड़ा अंदर से डर लग रहा है कि बच्चा स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन भी जाएगा, हॉबी क्लास भी जाएगा, तो मतलब पेरेंट की जिम्मेदारी भी है, स्कूल की जिम्मेदारी भी, ट्यूशन वाले की जिम्मेदारी भी है, मतलब हर कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो या ये कहा जाए कि भाई
कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो, अगर आप ध्यान दो तो इनमें से हर एंटिटी, पेरेंट्स तो निश्चित रूप से बच्चे का भला चाहते हैं और टीचर्स भी, मतलब कोई बुरा तो नहीं चाहते हैं, है ना, तो भला ही चाहते हैं। तो ये जितने भी एंटिटीज आपने नेम करे, इंडिविजुअली हो सकता है इंटेंशन सबका हो कि हाँ हम बच्चे के ऊपर वर्क करके उसका अच्छा करना चाहते हैं, पर क्योंकि वन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये एक एनवायरनमेंट की या सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाती है ना। मतलब इट इज लाइक कि अब जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट सर्जन है, उन्हें सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी करने वो अकेले थोड़ी करते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं, एक उस जगह को स्टराइल और क्लीन करने वाले लोग होते हैं और उनका एक प्रोटोकॉल होता है प्रॉपर। जब तक वो सारी चीजें एक होमोजेनिटी में अरेंज न करी जाए, कोई सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। उसी तरह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जहां चाहिए, क्योंकि अब दुनिया वो नहीं रही जो 30 साल पहले थी। आज की चैलेंजेस अलग हो गए, आज की रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई, पेरेंट्स का एंगेजमेंट एक अलग लेवल पर हो गया, टीचर्स भी तो कहीं ना कहीं अपने घर में पेरेंट्स हैं, उनका एक एंगेजमेंट अलग लेवल पर हो गया। तो दुनिया बदल गई, पर हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर तो वही 30 साल पुराना है, उसी मुकाम पर खड़ा है। ये जो गैप है, इस गैप के कारण, क्योंकि एक सिंगल एंटिटी 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है कि अगर बच्चे को पढ़ाया तो क्या उसने पढ़ा, होमवर्क दिया तो क्या उसने किया, अगर सिखाया गया तो क्या उसने सीखा, क्या वो ढंग से सोया, क्या वो वक्त पर उठा, क्या उसने एक्सरसाइज करी, क्या उसने एक हेल्दी फूड खाया, उसके पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन कैसा है, क्या वो खुश है, क्या उसका मन लर्निंग की तरफ लग रहा है, ये कौन एड्रेस करेगा? Every party thinks that it is the other party's problem, and unfortunately it translates into child's problem. तो वो बच्चे की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये गैप वो है जो आज दिक्कत दे रहा है। सर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइक हमको एक फैक्ट्री चाहिए जिसमें हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि फैक्ट्री में ऐसा होता है कि भाई हाँ सब कुछ फैक्ट्री तो शायद नहीं, हमें एक्चुअली एक ढंग का प्रोग्राम चाहिए, वेल कोऑर्डिनेटेड, जिसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम करें, उसकी एकेडमिक फिलॉसफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डेली रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने की जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिस्टम की, प्रॉपर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसकी होनी चाहिए। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी रहेगी अगर इसकी तर्ज पे। और ये फैक्ट्री वाली तुलना थोड़ी डेंजरस है। फैक्ट्री में मान लीजिए गिलास बन रहा है, डिफेक्टिव पीस है, आपने फेंक दिया, पर विद्यार्थी तो पूरा जीवन है, आप उसको डिफेक्टिव करके डिस्कार्ड थोड़ी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री मॉडल एक बहुत खतरनाक मॉडल है एजुकेशन के लिए। बहुत ही विशेष चीज कि फैक्ट्री में तो आप वन साइज फिट्स ऑल वाली कॉन्सेप्ट में चलते हो, या सबको एक जैसे चीज करवा ली जाए, बहुत बड़ा लॉट है, नहीं। एजुकेशन और एकेडमिक्स की जब हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो हमें वहां पे अपने आप को कभी ट्यून अप करना पड़ता है, ट्यून डाउन करना चाहिए कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही स्मार्ट है, उसको बहुत कम हेल्प में भी काम चले, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि बच्चों को हेल्प अलग अलग प्रकार की चाहिए होती है, राइट। एंड आप हर किसी को नहीं कह सकते कि आप जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वैसे ही बच्चे को भी आप एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ बच्चों को बहुत प्यार से डील करना पड़ता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डांटे बगैर काम ही नहीं करते। जैसे मैं अपने स्टूडेंट टाइम में ध्यान देता हूँ मैं तो, मतलब मैं ठीक था, बुरा नहीं था, पर मैं अगर कोई जैसे टीचर डांट वाट देते थे ना तो मैं जाना पड़ता था। तो अगर मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उन टीचरों का जिन्होंने मुझे डांटा, क्योंकि उन्होंने न डांटा होता तो शायद मैं पढ़ता ही नहीं। पर मैंने अपने टीचिंग टाइम में ऐसे विद्यार्थी देखे जिनको कोई डांट की जरूरत नहीं, वो अपने आप दिन रात भूत की तरह लगे रहते हैं और वो भी पढ़ लेते हैं, और ऐसे भी देखे जिनको टोकना पड़ता है, टोक के कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको डांटना ही पड़ता है, उससे कभी वो मानते ही नहीं है। तो यस, ये सच है कि नॉट वन मॉडल कैन फिट एवरीबॉडी, नॉट इवन वन सेट ऑफ क्वेश्चन फिट्स एवरीबॉडी।
एकेडमिक प्रोग्राम्स भी थोड़े बहुत, मतलब एक बेसलाइन तो होनी चाहिए कि हाँ इतना तो कम से कम हम कर ले, लेकिन फिर उसमें वेरिएशन का स्कोप होना चाहिए। बट टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जब टीचर एकदम सामने बैठा हुआ है तो आपने देखा कि यार परफॉर्मेंस ठीक 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 चल रहा है, बीच में अचानक से ड्रॉप आया, तो आपको वहां पे पिन पॉइंट करके उसको टोकना पड़ेगा, पकड़ना चाहिए। बल्कि आप जब तक उसको टोकेंगे नहीं तो वो तो नीचे से और नीचे भी जा सकता है ना। लेकिन अगर आपने टोक दिया कि हाँ यार ये तेरा लेवल था, व्हाई आर यू फॉलिंग डाउन, तो उसके बाद बच्चे के अंदर भी ट्रिगर आ जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है अपने साथ। और न सिर्फ ट्रिगर आ जाए, उसे सपोर्ट भी कर पाए। हाँ, बच्चे ने कहा कि सर 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, बता दो, तो फिर हम या तो क्वेश्चन बताएं और या उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस समझाएं। तो वो हेल्प बच्चे के पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हेल्पलाइन है या डाउट सागर है, यहाँ जाकर डुबकी मारो और तैरो फैक्ट्री में तो ये नहीं हो सकता। वेल सॉट आफ्टर, वेल थॉट आफ्टर एकेडमिक प्रोग्राम इसके लिए रिक्वायर्ड है। सर ये तो लाइक मतलब पेरेंट के व्यू से हो गया, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, बट एज ए स्टूडेंट लाइक अगर मतलब मैं बोलूँ तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, या आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि मैं मतलब प्रोग्राम हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, या पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मतलब मिलते हैं और वो मतलब कंटिन्यूअस वही कि सर नहीं हो रहा है। देखो ऐसा है कि 2 अलग बातें हैं, एक है हो नहीं रहा है और दूसरा है करना नहीं है। यदि विद्यार्थी ने कमर कस ली है कि तू पढ़ा सके तो पढ़ा ले, मैं तो नहीं पढ़ता, तो ऐसे विद्यार्थी को जब तक कि वो ये सोच रहा है तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता। किसी भी इंसान को, विद्यार्थी या बड़े इंसान को, किसी भी इंसान को आप तभी सिखा सकते हो जब वो सीखना चाहता है। अगर उसने बिल्कुल गांठ बांध ली है कि मुझे नहीं ही करना है, तो माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, चाचा चाची, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे टीचर माइक लगा लगा के उसके कानों में चिल्लाएं दिन रात, तब भी उसको नहीं करना है तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पर पहली फंडामेंटल शर्त है कि द चाइल्ड हैज टू बी विलिंग। हाँ, वो विलिंग तो है कि मैं काम करना चाहता हूं या पढ़ना या सीखना चाहता हूं, पर वो अगर हेल्पलेस है, कहीं उसको एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, या उसकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, या मैं तो यहां तक कहता हूं अगर वो आदत से मजबूर है कि वो मैं इरेगुलर हूं, मैं नियम से नहीं पढ़ता, तो वहां पर एक अच्छा एकेडमिक सिस्टम उसको धीरे धीरे उसके हिसाब से ढालते हुए ट्रैक पर ला सकता है। पर इस पूरी प्रोसेस में विद्यार्थी को भी ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोसेस मुझे थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर लाएगी, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट डिस्कम्फर्ट। कष्ट होगा और कोई ऐसा नहीं कि कोई मार पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा, मतलब मेरा मन नहीं है और फिर भी मन मार के मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इतना ही कष्ट है, और कोई ऐसा नहीं कोई नरक की पीड़ा है ना। लेकिन अगर विद्यार्थी इतना बर्दाश्त कर ले तो वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा और धीरे 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 उसकी ग्रोथ आ जाएगी। विद्यार्थी, स्टूडेंट के सरेंडर के साथ साथ ये भी जरूरी है कि पेरेंट्स भी इस चीज में पूरा सपोर्टिव रहे। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे को कष्ट में देख के फिर पेरेंट्स हाथ से खोल लेते हैं, विचलित हो जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन पेरेंट्स का फुल सपोर्ट ऐसे केस में, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि यार बच्चे को तब ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। इसमें शायद ये दिक्कतें आ सकती हैं। और अच्छा, विद्यार्थी अपने कष्ट को ऐसा थोड़ी कहता है कि मैं रोज अपना होमवर्क नहीं करना चाहता इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। वो कहेगा यार तुमको पढ़ाना ही नहीं आता, ये जो मास्टर बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं, मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। तो इन सबके बैकग्राउंड में ये पहले से विद्यार्थियों को काउंसिल कर देना चाहिए कि बेटा तेरे मन में भावनाएं आएंगी, you watch yourself and then you take a conscious decision, are you willing to go through this process? अगर आप willing हैं तो आओ करते हैं, अगर आप willing नहीं हैं, वो गाना है ना हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो भैया फिर हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब आप अपनी इच्छा से स्वतंत्र हैं और अपना काम ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि आप पहले ही अगर परफेक्ट हैं तो फिर तो मतलब हमको कोई नीड नहीं है, और फिर मतलब फिर टीचर्स उसकी हेल्प नहीं कर सकते। मे बी समबडी एल्स माइट बी एबल टू हेल्प।
कि कई बार ऐसा है कि मतलब मैं जैसे पढ़ने लगा पर मेरी तो इतनी आदत ही नहीं है पढ़ने की, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ी देर पढ़ता हूँ फिर हो जाता है। तो कॉमन habits- बज़वर्ड्स है, इन सब की बेसिस में क्या है? विलिंगनेस। ये आदत धीरे धीरे सुधर जाती है, नियम से, अभ्यास से और सही एनवायरनमेंट से सब हो जाता है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त बहुत लगन से पढ़ रहे हैं और एक दोस्त ऊपर नीचे चलता रहता है, तो आप देखोगे वो जो ऊपर नीचे हो रहा है, धीरे धीरे वो भी सुधर कर लाइन पर आ जाता है। और अगर उल्टा है, अगर 4 दोस्त में से 3 ढंग से नहीं पढ़ते और आवारागर्दी करते हैं या अनियमित हैं, और चौथा अगर ढंग से पढ़ना चाहता है तो उस पर और टिप्पणी होती है, लगा रहे तो फालतू काम कर रहा है, चल कैरम खेलते हैं, है ना। तो वो फिर उल्टा असर भी हो जाता है। तो यहां पर with gradual practice and proper environment, can this be enhanced? Yes. दूसरा एक चीज और है, स्टूडेंट्स की एक ताकत लिमिटेड ही होती है ना, किसी भी इंसान की लिमिटेड ही होती है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। कैसे? फिजिक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, अगर मेंटल शार्पनेस बढ़ानी है तो त्राटक का अभ्यास करे। तो ये चीजें भी अगर सिस्टम में बिल्ड इन करी जा सके, पेरेंट्स इसे घर पर करा सकते हैं, नियम से पेरेंट्स उठ गए सब सुबह, साथ में बच्चों को बिठा लिया, शेड्यूल ऐसा सुबह नहीं कर सकते तो लेट नाइट कर लिया, या कभी भी जब दिन में समय मिला, इतनी शर्त है कि खाली पेट करना होता है ना। तो एक्सरसाइजिंग है, रेगुलर हेल्दी प्रैक्टिसेस है, हेल्दी फूड है, इफ ऑल दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ, तो वो आपने बच्चे को एक तरफ से मजबूत कर दिया और साथ साथ उसको एक काउंसलिंग भी कर दी कि बेटा दर्द होगा, है ना, सह जाओगे, और अगर नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे लगातार। तो ये प्रोसेस पॉसिबल हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बेड ऑफ रोजेस, बट इट इज नॉट ऑल्सो अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए बच्चे का। और उस दौरान पहली चीज बच्चे का सपोर्ट, बच्चे का विश्वास कि उसे ठीक करना है। सेकेंडली बच्चे की अवेयरनेस कि इसमें कष्ट होगा, और जब मैं कष्ट में होऊंगा और मेरे मन में ये ख्याल आएंगे तो मुझे ये सोचना है कि ये ख्याल मन से मुझे निकाल देने हैं और काम पे फोकस करना है। पेरेंट को अवेयरनेस कि हाँ ये होगा, तो इन बहानों का मतलब ये है। और टीचर के एंड पर क्या है कि हम सपोर्ट में है, तो थोड़े 2-4 बार हमसे ज्यादा पूछेगा तो हम ज्यादा बता देंगे, है ना। थोड़ी देर हो सकता है एक गेम टीटी का एक्स्ट्रा खेल ले, कि तो एक साथ आधा घंटा बैठ के बात कर ले, काउंसिल कर ले, लेकिन वी मेक श्योर कि कोशिश ये करें कि तुम पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आ जाओ ताकि तुम इस काम को ढंग से कर सको। सर जैसे ये सब तो तब होगा जब बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा है या फिर टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है, अब कोचिंग जा रहा है, बच्चा क्लासेस कर रहा है, क्लासेस खत्म करके घर आ रहा है, तो घर आकर वो आलस के कारण सो जाता है, और अगर या थक जाता है, इसलिए या थक जाता है तो सो जाता है, और सो के उठने के बाद जब वो पढ़ने बैठता है, अगर किसी को पढ़ना ही है तो वो पढ़ लेता है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना नहीं है तो वो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से बस वो किताब कॉपी खोलकर बैठा रहेगा, वो पढ़ेगा नहीं, अपने मन की बात भी नहीं कहेगा और पढ़ेगा भी नहीं, फिर रिजल्ट उसका बिगड़ेगा और पेरेंट्स परेशान होंगे। और फिर ये सेंटेंस आता है कि बच्चा मेहनत तो करता है पर हाँ नंबर नहीं ला पाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें आपको फिर ये देखना होगा कि बच्चे की कहाँ कहाँ आप एनर्जी बचा सकते हैं। अगर बच्चा एक बार स्कूल आ रहा है, जा रहा है, फिर वो 3 अलग अलग या 2 अलग अलग ट्यूशंस में जा रहा है, तो पढ़ना तो एक एक्टिविटी है, वहां तक जाना, सेटल होना, उठना, और सर वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा वहां तक ये भी पता नहीं पड़ता पेरेंट्स को। वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मॉनिटरिंग से उसको सॉल्व किया जा सकता है, पर मैं बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ाने की जब बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूजलेस एफर्ट्स है, जैसे ट्रैवलिंग, उसको आप जितना मिनिमाइज करोगे बच्चे के उतना समय और एनर्जी बचेगी, भले उसमें वो सो जाए।
अगर सो भी रहा है तो कम से कम माइंड तो रिलैक्स कर रहा है, रिफ्रेश तो हो रहा है, या हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ ले। तो ऐसे जहां जहां उसकी एनर्जी बचाई जा सकती है, अगर उसको बचा लिया जाए, जहां जहां उसका वक्त बर्बाद हो रहा है उसको बचाया जा सकता है, उसको अगर बचा लिया जाए तो ये प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है। अगेन जो हमारी चर्चा चल रही थी, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, अगर घर पर पेरेंट्स ने इसको सेट कर लिया है, मास्टर के लिए कई बार ऐसा होता है कि भाई एक पेरेंट वर्किंग है और एक पेरेंट पूरी तरह से बच्चे की देखभाल कर रहा है, तो इट इज पॉसिबल, उनके लिए एक हैरानी वाला काम है, पर पेरेंट्स तो बेचारे हैरान ही रहते हैं ना, वो तो दिन रात वैसे ही बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो वो या तो इस तरह का इस अवेयरनेस के साथ अगर अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे घर पर, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। और या अगर मान लीजिए कोई अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशंस में है, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, पुलिस में है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो मुझे ड्यूटी आवर्स चेंज होते रहते हैं, रैंडम कभी भी इमरजेंसी कॉल्स आ जाते हैं, तो फिर देन दे हैव टू लुक फॉर अ सिस्टम व्हिच कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन दिस वे। अच्छी पेरेंटिंग आज की तारीख में जो हमारा डिस्कशन है उससे ये शायद निष्कर्ष निकलता है कि अच्छी पेरेंटिंग कहती है कि आपको अपना जो ओवरऑल सिस्टम है, कुछ ऐसा ढंग का सिस्टम आप चूज कीजिए जो बच्चे की इन सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस के ऊपर वर्क करे। और पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी कम कर रहे हैं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में फ्रेमवर्क ऐसा हो गया ओवरऑल कि भाई पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक सही सिस्टम का चयन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और सही सिस्टम जिसमें होना चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले, 24/7 योगक्षेमम वहाम्यहम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल बीइंग and academics, especially the academic well-being and of course mental health and physical health of the child। बच्चे की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर उसकी कैपेसिटीज को एनहेंस करना, किसी एक टारगेट के पीछे अंधी दौड़ लगाना नहीं। टारगेट्स आर फाइन, होने चाहिए, लेकिन अभी बच्चा जहां है वहां से उसको कंस्ट्रक्टिवली एनहेंस करके हम कहां तक ला सकते हैं, बजाय इसके कि हम उस पूरी प्रोसेस में उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दें। नहीं, उसको प्रॉपरली ढंग से धीरे धीरे अपने हाथों में उठाकर सपोर्ट करते हुए कहां तक लाया जा सकता है। आई थिंक दिस इज एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी डू एट वीआरपी। राइट। जो हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो यूनिक ही इसलिए क्योंकि दिस इज द कोर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। और ऐसा कैंपस, ऐसा सिस्टम जिसमें मोबाइल अलाउड ना हो, तो बच्चे न्यूसेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इधर उधर की चीजें नहीं देखेंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मोबाइल फ्री कैंपस होना बहुत जरूरी है, जो कि हम ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते ही हैं हमारे वीआरपी में। पर इसमें ऐसा भी है ना कि अगर मान लो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, तो जो उसकी मतलब ओवरऑल एडवांसनेस आनी चाहिए उसके अंदर, या फिर जो भी चीजें आज की तारीख में चल रही है, तो फिर वो उनको कैसे लर्न करेगा? इसके लिए सर आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मोबाइल के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं। जैसा कि मैं देखती हूँ तो हमें ये पता है कि मोबाइल के नुकसान ज्यादा हैं, और अगर फायदे देखें तो फायदा एक ये हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल का, कि बच्चा कुछ पढ़ाई की चीज उसमें देख सकता है या फिर कोई लेक्चर्स एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीजें तो हमारी कंप्यूटर लैब में भी हो सकती है, जो कि हमारे वीआरपी में है ही ऑलरेडी। अब बात अगर नुकसान की करें तो नुकसान ये है मोबाइल का कि जिस एज में बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए वो उस एज में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देख रहा है, कुछ सोशल मीडिया पर 6 से 8 घंटे व्यतीत कर रहा है, जो कि उसकी स्टडीज पे ऑफ कोर्स अफेक्ट डालते हैं। तो ये सारे बहुत नुकसान हैं। तो अगर इस चीज से, इस पैंडेमिक से हम बच्चे को बचा ले जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और वो टॉप कर लेगा, वो पढ़ाई में आगे निकल जाएगा। तो ये चीज करना इंपॉर्टेंट है ही हमारे वीआरपी के। रीजन है वो लार्जली यही है कि बच्चे की एनर्जी जो ड्रेन हो रही है बहुत ज्यादा, अगर हमने उसको प्लग कर दिया तो वही एनर्जी कंस्ट्रक्टिव यूज हो सकती है। और जैसा कि हमारे एक दोस्त एग्जांपल देते हैं, जब कहा जाता है कि आधे घंटे के लिए अलाउ कर दीजिए, बच्चे का मन फ्रेश हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ना जीरो करिए इससे। और मैं भी मानता हूँ, क्यों, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आपने बहुत अच्छा बच्चे को खाना खिलाया और 1 चम्मच चावल ऐसे हैं जिसमें फफूंद लगी हुई है और जो सड़ चुका है,
तो क्या आप कहेंगे कि बच्चे को खाना तो मैंने बहुत अच्छा खिलाया है, पूरा बढ़िया खाना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच सड़ा चावल खिलाना चाहता हूं मैं, क्या आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। वो 1 चम्मच सड़ा चावल उसे बीमार कर देगा, जबकि पूरा थाली भर पौष्टिक खाना उसको उतनी हेल्प नहीं दे रहा था। ये वही सड़ा हुआ चावल है सोशल मीडिया। हाँ। इससे अगर बच्चा दूर रहेगा, उसका माइंड का फोकस जो छिन्न भिन्न हो जाता है वो बच जाएगा। और ये जितनी अर्ली स्टेज से हो जाए उतना अच्छा है। क्यों? अगर बच्चे को एक बार इसकी लत लग गई है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो उस स्टेज में आए उसके पहले ही एक मोबाइल फ्री जोन में अगर वो आ जाता है तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर सर इससे रिलेटेड एक कंसर्न और रहता है पेरेंट्स का कि अगर बच्चे को कंप्लीटली हम अलग कर देंगे मोबाइल से, बिल्कुल उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलेगा, तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, लाइक न्यूज में क्या हो रहा है, तो वो चीज कैसे करेंगे? कितने बच्चे मोबाइल पर न्यूज चैनल्स देखते वैसे तो कोई भी नहीं देखता, लेकिन बच्चे ऐसा, हाँ, कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। न्यूज देखनी है, अखबार पढ़ लीजिए आप, है ना। न्यूज चैनल एक ही चीज को तो 100 बार रिपीट करते रहते हैं, उसमें टाइम और खराब होता है ना। तो ये कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। दुनिया सोशल मीडिया के पहले भी बहुत बेहतरीन चल रही थी, आज भी चल रही है। एआई की एक्सेस, टेक्नोलॉजी की एक्सेस की बात है तो टेक्नोलॉजी की एक्सेस के लिए लैब्स है जहां मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में बच्चा स्क्रीन के सामने बैठता है। तो वो स्क्रीन फ्री नहीं है, वो कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग में एक्सेस कर रहा है। इस वजह से टेक्नोलॉजी से वो टच में है, वो अपडेटेड है, पर उसका टाइम वेस्ट हमने रोक लिया है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सर यही मतलब वो मेन मतलब प्रॉब्लम है कि लाइक जैसे कि ये सब सुविधाएं तो बच्चे को घर पे भी मिल रही है, बट एक्चुअली वो डिसिप्लिन नहीं है कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट उनका राशनिंग नहीं हो रहा है कि भाई कितना यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है। वीआरपी में वो पॉसिबल है। और साथ में हमने जब जैसे अगर मोबाइल बंद किया तो कुछ हॉबीज अलाउ कर दी, टीटी खेल लीजिए, पूल खेल लीजिए, म्यूजिक सीख लीजिए, डांस कर लीजिए, है ना, Even- क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, है ना। तो वो ये बहुत सारी जो होस्ट ऑफ हॉबीज है, ये इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई मन लग जाए। और सेल फोन हटा लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे कि मैंने उनसे पूछा भाई कि रामायण महाभारत कभी देखी है, तो उनके पेरेंट्स भी लाइक कि नहीं मतलब देखी और देखता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या देखता है। वहां जब हमने उनको रामायण दिखाई, हमने उनको चाणक्य की वो पूरी स्टोरी दिखाई, तो सीरीज दिखाई, तो उन्होंने बहुत चाव से उसको देखा, क्योंकि और घर पे पेरेंट्स अवेलेबल है। हाँ, घर पे पेरेंट्स कभी नहीं दिखा पाते उस चीज को। राइट, है ना। क्योंकि एक देखिए क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली अब जो एडोलेसेंट क्राउड है ना, उसको एज के पहले मुश्किल से 11-12 साल की उम्र में बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वो एक्सेस कर पाते हैं। फिल्मों में वो हर जगह है, ओटीटी पर है, जो स्पेसिफिक साइट्स है वहां तो वो है ही। और पेरेंट्स को कितना भी लगता होगा वो बहुत स्मार्ट है और ये सब रोक लेते हैं, देयर चाइल्ड इज डेफिनेटली स्मार्टर देन द पेरेंट, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ, आई विल नॉट से 100%, बट मोर देन 98% किड्स अनफॉर्चुनेटली हैव एक्सेस टू वो सारा कंटेंट जो उनको नहीं देखना चाहिए एक एज के पहले। इसका एक ही उपाय है कि आप मोबाइल फोन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, कंट्रोल्ड एक्सेस करिए, मॉनिटर्ड एक्सेस करिए एक लैब में स्क्रीन्स के थ्रू, ताकि बच्चे की रक्षा करी जा सके। तो ये थी एक बहुत एंगेजिंग और इन्वॉल्व कॉन्वर्जेशन जिसमें हमारे वीआरपी के टीचर्स ने न सिर्फ डिस्कस किया कि एजुकेशन के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, बल्कि ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके हम एक दिशा में ला सकते हैं। अब ये एफर्ट्स डेफिनेटली पेरेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि घर पर रहते हुए भी बच्चा वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से स्ट्रीमलाइंड होकर अपना टाइम वेस्ट मिनिमाइज करके अपनी पूरी एनर्जी को अपने डेवलपमेंट में लगाए। और वीआरपी की जो स्पेशलिटीज थी वो हमने उनको भी अंत में आते आते एक बार डिस्कस किया, टचअप तो कर ही लिया है, ताकि अवेयरनेस रहे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी एजुकेशन में हो रहे हैं। बहुत कम होता है एजुकेशन में, कहते हैं जबान से सब लोग, पर जिम्मेदारी लेने को कम लोग तैयार होते हैं। यहाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं और यथाशक्ति लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है गलतियां होंगी, हो सकता है इट मे नॉट बी 100%, बट अभी जो 0% पर है उसको अगर हम 80% तक भी ला सकते हैं तो आई थिंक स्टिल
अब तो अभी जो 0% पर है, अगर हम उसे 80% में मिला सकते हैं, तो आई बिलीव कि वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड विद ग्रेट कमिटमेंट। बच्चे की लर्निंग में आपको ध्यान ये रखना है कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये आज का बच्चा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इनको हमने विद रीजंस और एक्सप्लेनेशंस डिस्कस किया है। आपको इसमें क्या लगता है, अपने कमेंट्स हमको बताइए, लिखिए, डिस्कस कीजिए। हम भी कुछ आपसे सीखेंगे और आप भी कुछ हमारे डिस्कशन से अगर प्राप्त कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर प्रश्न है जिनके उत्तर नहीं मिले हैं तो उन प्रश्नों को हमें पूछना चाहिए। कोई ऐसे उत्तर है जिनसे आप असहमत हैं, उनको भी लिखिए। द मेन टारगेट ऑफ ए टॉक इज जनरेटिंग अ डिबेट, अ टॉक, अ कॉन्वर्सेशन between all the stakeholders which are connected around the child। जो लर्नर है उसके साथ स्टेक होल्डर्स जो जुड़े हुए हैं, पेरेंट है, खुद बच्चा है, टीचर्स है, इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज है। इन सबको हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, एक बहुत एक्टिव कॉन्वर्सेशन जिसमें एक ही लक्ष्य हो कि अंततः विद्यार्थी का भला होना चाहिए। आपको ये कैसा लगा एपिसोड हमारा पहला वाला, नीचे लिखिए, बताइए और चर्चा कीजिए। लाइक और शेयर उन्हीं के साथ कीजिए जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप सबके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। दैट्स इट, फिर मिलते हैं, नमस्कार।